जय हिंद सभी को। चलिए आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग मार्च करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन मार्च करंट अफेयर्स में हमने दो तीन जीआई टैग आपसे पूछे थे। जीआई टैग के संबंध में हमने ऑफलाइन क्लासेस में तो पढ़ाया है, लेकिन ऑनलाइन क्लास में अभी तक जीआई टैग के बारे में नहीं बताया था। काफी बच्चों के मैसेज भी आए और काफी स्टूडेंट्स ने मैसेज किए कि भैया एक वीडियो जीआई टैग पे बना दीजिए। तो देखिए, जित जीआई टैग बहुत से प्रोडक्ट को दिया जा चुका है, तो जीआई टैग के बारे में हम लोग ज्यादा लंबे पैमाने पे नहीं जाएंगे। हम लोग सिर्फ इम्पोर्टेंट जीआई टैग को पकड़ेंगे। अगर आप ये जीआई टैग तैयार कर लेते हो तो आपको हर एग्जाम में एक क्वेश्चन मिलता है जीआई टैग से रिलेटेड, चाहे वो आपका एसएससी हो, चाहे आपका रेलवे हो, चाहे आपका कोई भी ओवरऑल एग्जाम हो, जीआई टैग से रिलेटेड एक क्वेश्चन। ये ट्रेंड बन चुका है करंट अफेयर्स का कि जीआई टैग का एक क्वेश्चन आपके में निश्चित रूप से पूछा जा रहा। तो ये वीडियो पूरी तरीके से जीआई टैग पे बेस्ड है, और जीआई टैग आपको बहुत ज्यादा नहीं याद करने, जितने हम बताते जा रहे हैं आप हमारे साथ में याद करोगे, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो चलिए आज हम लोगों की जीआई टैग की क्लास रहेगी। इसका हम पहले थोड़ा सा डिटेल बता दें। देखिए, जीआई टैग सबसे पहली बात तो है क्या जीआई टैग। इसको भौगोलिक पहचान के रूप में भी आप नाम दे सकते हो। जीआई टैग को हम लोग भौगोलिक पहचान के रूप में भी जानते हैं, या भौगोलिक सूचक भी कहा जा सकता है। इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म इसे लिखा जाता है जियोग्राफिकल जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जियोग्राफिकल इंडिकेशन या भौगोलिक संकेतक। अब बात आती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन या भौगोलिक संकेतक क्या है, या जियोग्राफिकल इंडिकेशन या जीआई टैग्स क्या होते हैं। देखिए, एक छोटी सी पहले बात हम लोग समझ लेते हैं कि जीआई टैग कौन से देश दे पाते हैं। जीआई टैग देने के बारे में अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि जीआई टैग कौन सा देश दे सकता है, तो वे देश ही जीआई टैग दे सकते हैं जो डब्ल्यूटीओ के सदस्य होते हैं। डब्ल्यूटीओ के सदस्य देशों को जीआई टैग देने का अधिकार होता है। और जीआई टैग क्या होता है, ये राज्य भी देते हैं। राज्य अपने स्तर से देंगे, यानी अपने राजकीय स्तर पर देंगे। देश अपने पूरे, जैसे इंडिया है तो पूरा आपके भौगोलिक स्थिति के अनुसार। तो ये होता क्या है, तो जो भी देश डब्ल्यूटीओ का सदस्य होगा वो इसे दे सकता है। जैसा कि आप भारत के संबंध में जानते हो, भारत डब्ल्यूटीओ का सदस्य देश है, और भारत डब्ल्यूटीओ का सदस्य देश होने के कारण भौगोलिक संकेतकों को देने की अपना अधिकार रखता है। तो भारत जब भौगोलिक संकेतक देने का अधिकार रखता है, तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। तो सबसे पहली बात जीआई टैग देने के बारे में सोचा गया भारत में 1993 में, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि 1991 में भारत में एक पॉलिसी आई थी जिसे कहा जाता है एलपीजी पॉलिसी, जिसका फुल फॉर्म था लिबरलाइजेशन लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम लोग हिंदी में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के नाम से भी जानते हैं। तो ये जब 1991 में पॉलिसी आई, हालांकि हमने अपनी इकोनॉमिक्स की क्लासेस में, ऑफलाइन क्लासेस जो इकोनॉमिक्स की ली हैं, जो भी लोग हमसे इकोनॉमिक्स की क्लास ले चुके हैं उन्हें ये टर्म पूरे अच्छे तरीके से क्लियर भी है। यहाँ पर हम थोड़ी सी बात करेंगे एलपीजी पॉलिसी की। देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था पहले एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि वस्तु विनिमय पर आधारित थी। जब हम लोग अपने प्राचीन इतिहास को उठाएंगे, हालांकि कोशिश हम ये कर रहे हैं कि आपको प्राचीन इतिहास से संबंधित क्लासें हम जल्द ही आपके यूट्यूब चैनल पे, यानी जीएस भाई आशुतोष पांडे जो यूट्यूब चैनल है आपका, इस पर हम जल्द ही आपके यूट्यूब पर प्राचीन इतिहास से लेकर के क्लासें स्टार्ट करने वाले हैं। तो जब आप प्राचीन इतिहास में जाएंगे, यानी भारत का, यानी प्राचीन भारत जब आप उठा करके पढ़ेंगे, तो प्राचीन भारत में हम लोग
नगद पैसे दे करके चीजों को क्रय करते थे, लेकिन इसका परसेंटेज बहुत कम था। हम करते क्या थे कि ज्यादातर चीजों को हम वस्तु विनिमय के आधार पर खरीदते थे। वस्तु विनिमय प्रणाली जो थी, ये वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है, जैसे थोड़ी देर के लिए कि हमारे पास मान लीजिए 2 कुंटल चावल है, आपके पास 4 कुंटल गेहूं है, तो हम दोनों लोगों ने किया क्या, अब हमें गेहूं की जरूरत होगी, आपको चावल की जरूरत होगी, तो आपने किया क्या, हम दोनों ने बैठ करके ये देख लिया कि किसका जो प्राइस है वो किसके अकॉर्डिंग पड़ रहा है, एक औसत ले लिया, और हमने क्या किया, 1 कुंटल चावल आपको दे दिया और 2 कुंटल गेहूं आपने हमें दे दिया। तो इसी को कहा जाता है वस्तु विनिमय, यानी वस्तुओं का आदान प्रदान। ये प्रथा हमारे यहाँ प्रचलित थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे 1947 आया, अभी सारी चीजें बहुत अच्छे से बात करेंगे इतिहास के संबंध में। तो जब हमारे यहाँ 1947 आया, हम लोगों को आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को, बहुत अच्छे से हम लोग इतिहास भी पढ़ेंगे तो मजा आ जाएगा आपको इतिहास पढ़ने में भी। जो लोग पढ़ चुके हैं वो बेहतर तरीके से जान रहे होंगे, हो सकता है उनको थोड़ी सी मुस्कान भी आ गई हो चेहरे पर, तो वो भी अभी आगे हम लोग देखेंगे। तो जब हम लोग 1947 में आजाद हुए, तो आजाद होने के बाद पहला जो चैलेंज था हमारे सामने, जब भारत विभाजित हुआ, भारत विभाजित हो जाने के बाद हुआ क्या कि अर्थव्यवस्था को लेकर के एक बड़ी चीजें आ रही थी कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे स्टैंड करेंगे, कैसे चीजों को आगे ले जाएंगे, या कैसे चीजों को मैनेज करेंगे, हम अपनी अर्थव्यवस्था को इंटरनेशनल लेवल पर कैसे लेकर के जाएंगे। हालांकि आपको बता दें, जब आप प्राचीन भारत उठा करके पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे पूरे वर्ल्ड की जीडीपी में भारत का योगदान 1/3 था, यानी 1/3 योगदान सिर्फ भारत का था, और भारत पूरे विश्व में सबसे ज्यादा विकसित और सबसे ज्यादा आधुनिक हमारी शिक्षा पद्धति थी। प्राचीन भारत आप उठा करके देख सकते हैं, सबसे ज्यादा विकसित अर्थव्यवस्था हमारी थी, सबसे ज्यादा विकसित शिक्षा पद्धति हमारी थी। शिक्षा पद्धति को लेकर के ही लॉर्ड मैकाले का संबोधन भी था, और उसने ये कहा भी था, आगे ये सारी चीजें देखी जाएगी। खैर आप अगर पढ़ना चाहेंगे तो हम आपको जल्दी कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, अगर आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको हिस्ट्री का पूरा एंशिएंट हिस्ट्री से मॉडर्न तक का पूरा क्लास देंगे, बहुत जल्दी हम कोशिश में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर बात ये आती है कि जब विकास होना शुरू हुआ तो हमारी जो इकोनॉमी थी वो पूरी तरीके से कृषि पे बेस्ड थी। आज भी हम लोग कृषि पर ही मूल रूप से आधारित हैं। हमारे यहाँ अगर हम लोग रेलवे को छोड़ दें तो असंगठित क्षेत्र में अगर हम लोग बात करें तो हमारा सबसे बड़ा रोजगार कृषि क्षेत्र से ही निकल करके आ रहा है आज भी। और जैसे कि इस समय के बारे में आप देखेंगे तो हम लोग कृषि पर ही मूल रूप से कहीं ना कहीं आधारित होते जा रहे हैं। इसीलिए आपके माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का कहना भी था कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा भी उन्होंने दिया था, और कहीं ना कहीं इसमें आधुनिकता को चीजों को लाना भी था। अब जब 1947 में आजाद हुआ तो हमारे यहाँ जो पहली अर्थव्यवस्था के संबंध में जो पंचवर्षीय योजना यानी 5 ईयर प्लान आया, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय हुआ करते थे भारत के प्रधानमंत्री। तो इन्होंने कहा कि कृषि के क्षेत्र में तो हमारा योगदान है, लेकिन हम कैसे इन चीजों को अपने एक बड़ी अर्थव्यवस्था में लेकर के आए। खैर उन चीजों को आगे करता गया, करते गए, सारी चीजें होती गई, और होने के बाद ये निकल करके बात आई 1991 में। 1991 तक भारत ना तो ज्यादा लंबा व्यापार किसी से करता था, हालांकि प्राचीन भारत में आपको देखने को मिलेगा भारत लगभग आपके भारत के बाहर भी कई देशों से अच्छे संबंध थे, व्यापार का आवागमन होता था, यानी व्यापार किया जाता था लंबे पैमाने पर। लेकिन बीच में जब आप देखेंगे लगभग 712 के बाद से लेकर के मिडिवल हिस्ट्री के अंतर्गत, तो हमारा विदेशों से कुछ सीमित देश थे जिनसे व्यापार हो गया था, बाकी से सीमित हो गया। तो यहाँ पर हमारे यहाँ इस समय एलपीजी पॉलिसी 1991 में जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी कि जो भारत की अर्थव्यवस्था थी, ये भारत की अर्थव्यवस्था को ग्लोबल इकोनॉमी बनाने का प्रयास किया गया, और ग्लोबल इकोनॉमी बनाने के लिए सबसे पहला प्रयास करने के लिए यानी एलपीजी पॉलिसी लाने के लिए प्रमुख योगदान दिया गया उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय आपके वित्त मंत्री हुआ करते थे, और प्रधानमंत्री के रूप में उस समय कौन कार्य कर रहे थे? तो प्रधानमंत्री के रूप में उस समय पीवी नरसिम्हा राव काम कर रहे थे। उस समय आपके जो
मनमोहन सिंह थे, इन्होंने एक पॉलिसी प्रस्तुत करी जिसे एलपीजी पॉलिसी के नाम से जाना गया, और पूरे भारत की जो अर्थव्यवस्था थी इसे विश्व के अंतर्गत, यानी पूरे विश्व के सभी देश अब भारत के साथ व्यापार कर सकते थे, और भारत पूरे विश्व के लिए एक ओपन इकोनॉमी बन चुका था। हालांकि कई टर्म इसमें यूज होते हैं, कौन कौन से देश क्लोज्ड इकोनॉमी के अंतर्गत आते हैं, जैसे आपका रसिया है क्लोज्ड इकोनॉमी के अंतर्गत आता है, कौन से ऐसे देश हैं आपके जो ओपन इकोनॉमी के अंतर्गत आते हैं, तो सारी चीजें इकोनॉमिक्स के टर्म में भी देखी जाएंगी। तो मनमोहन सिंह को लाने का श्रेय था एलपीजी पॉलिसी। इन्होंने भारत के लिए पूरे विश्व के दरवाजे खोले और विश्व के दरवाजे भारत के लिए खुल गए। अब हम लोग एलपीजी पॉलिसी के माध्यम से उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को बढ़ावा दे रहे थे। जब हम लोगों ने इन चीजों को बढ़ावा देना शुरू किया तो उसी के अंतर्गत बात ये आई कि अगर कोई विश्व का कोई भी देश भारत से कोई चीज या कोई सामान या कोई वस्तु लेना चाहे तो वो उसे कैसे पहचानेगा, यानी कौन सी चीज उसे कहाँ से लेनी है, तो इसकी ब्रांडिंग करनी थी। तो ब्रांडिंग करने के लिए 1993 में भारत में जीआई टैग के संबंध में एक विचार करना शुरू किया गया, और यह विचार 1993 में शुरू हुआ, लेकिन ये विचार उस समय सफल नहीं हो पाया, और 1999 में यानी 1999 में इसके संबंध में एक एक्ट पारित किया गया। और जब ये एक्ट पारित हुआ, इसके बाद 1999 के एक्ट के माध्यम से सबसे पहली बार, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि पहली बार हमारे यहाँ लगभग सन 2003-04 में जीआई टैग की शुरुआत हुई, और पहली बार 2003-04 में 99 का एक्ट है, लेकिन पहला जीआई टैग 2003-04 के वित्तीय वर्ष के अंतर्गत दिया गया। और पहली बार किस उत्पाद को या किस प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया, तो पहली बार जो उत्पाद जीआई टैग जिस उत्पाद को दिया गया वो थी आपकी दार्जिलिंग चाय। दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग दिया गया था। तो एक क्वेश्चन कई बार आपके पूछा गया है, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी है, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में वह पहला उत्पाद जिसे जीआई टैग दिया गया, तो भारत में पहला जीआई टैग जो दिया गया था वो जीआई टैग आपका किसके लिए था, तो वो जीआई टैग था दार्जिलिंग चाय के लिए। नोट कर लीजिएगा। इसके बाद बात आती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन या भौगोलिक संकेतक का अर्थ आप लगभग समझ गए होंगे कि ऐसा प्रोडक्ट या ऐसा उत्पाद जो उस क्षेत्र के अलावा और कहीं दूसरी जगह उस तरीके का ना बनता हो या ना बनाया जा सकता हो। कुछ कारण इसमें जलवायु के भी होते हैं, या ऐसा प्रोडक्ट जो किसी भौगोलिक क्षेत्र में पहली बार बनाया गया हो। हालांकि इसमें जीआई टैग लेने के लिए काफी सारी शर्तें भी हैं। शर्तें ये हैं कि पहली बात तो इसमें आपको ये दिखाना होगा कि हमने सबसे पहली बार इस प्रोडक्ट को इस समय पर बनाया था, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है, और डॉक्यूमेंटेशन हो जाने के बाद भारत सरकार की ओर से ये जीआई टैग इशू कर दिया जाता है। इसके संबंध में लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, इसलिए आज की क्लास आपकी जीआई टैग की होने वाली है, और बहुत अच्छी क्लास है, होगी उम्मीद है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे, बहुत अच्छी लगे या जैसे भी लगे, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको बहुत अच्छी लग रही हो क्लास तो अपने दोस्तों तक ये क्लास जरूर पहुंचा दीजिएगा। हो सकता है 1-2 नंबर का उनका भी आगे थोड़ा सा, क्योंकि 1-1 नंबर की लड़ाई इस समय हो चुकी है कंपटीशन में, तो हो सकता है 1-2 नंबर का उनका भी फायदा हो जाए। तो यहाँ पर बात आती है कि भौगोलिक संकेतक यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब क्या निकल करके आया, कि वह संकेतक जिसके लिए किसी क्षेत्र को विशेष पहचान मिलती हो या विशेष पहचान मिली हो। जैसे अगर हम आपसे पूछें, अगर आप लोग यहाँ यूपी के निवासी हैं और अगर यूपी में हम आपसे जैसे ही पेठे की बात करेंगे तो आपका दिमाग तुरंत आगरा भागता है, क्योंकि वहां पर आप पंछी पेठा का नाम सुनते हैं, क्योंकि पेठा आगरा का काफी फेमस है और फेमस रहा है।
तो इसलिए आप एक प्रोडक्ट के लिए किसी पर्टिकुलर से एक प्लेस को जानते हैं। अगर आप यहाँ पर जैसे कि थोड़ी देर के लिए अगर कानपुर के लोकल हैं, तो कानपुर के लोकल होने पर आपको कानपुर में भी कई आसपास की चीजें लोकल में दिखाई दे जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर कई काफी फेमस है आपका काफी प्रोडक्ट, जैसे कानपुर में आपके लड्डू, ठग्गू के लड्डू, इस तरीके से यानी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए हम किसी क्षेत्र को जानते हो तो उसी के लिए ये जीआई टैग दिया जाता है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम इस क्लास को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जीआई टैग के संबंध में सबसे पहली बात तो ये आती है, जब भी आप अपने गूगल पर जीआई टैग लिख करके टाइप करेंगे तो उसमें एक लोगो बन के आएगा। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जीआई टैग का जो लोगो है, इस लोगो को किसने डिजाइन किया था। यानी जीआई टैग का जो भारत सरकार की ओर से लोगो डिजाइन है, या भारत सरकार जो लोगो देता है जीआई टैग के लिए, इसे किसने डिजाइन किया है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा, जीआई टैग के प्रोडक्ट के लिए जो लोगो है उसे डिजाइन किया गया था आदि चटर्जी द्वारा। दूसरी बात आती है, जीआई टैग का स्लोगन या आदर्श वाक्य क्या है। जीआई टैग प्रोडक्ट के लिए इसका आदर्श वाक्य क्या है। तो इसका स्लोगन या आदर्श वाक्य, इसको स्लोगन भी कुछ लोग लिख देते हैं, तो स्लोगन भी लिख सकते हैं आप। स्लोगन या आदर्श वाक्य क्या है, तो इसका आदर्श वाक्य या स्लोगन है, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। इसका स्लोगन या आदर्श वाक्य है, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। जैसे ही आप लिखेंगे जीआई टैग, तो ये सारी चीजें लिख करके उसमें आ जाएंगी आपके गूगल पर। तो ये इसका स्लोगन या आदर्श वाक्य। इसके बाद जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि भारत का वह पहला उत्पाद कौन सा था जिससे जीआई टैग दिया गया, तो वो था दार्जिलिंग चाय या दार्जिलिंग टी, वेस्ट बंगाल। क्योंकि इसे दार्जिलिंग को चाय के लिए जाना जाता है, ये वर्ल्ड फेमस है। इसके बाद अब हम लोग अलग अलग उत्पादों को एक साथ पढ़ते जाएंगे। जैसे हमने अपने करंट अफेयर्स के वीडियो में बीच बीच में हम अक्सर पूछा करते हैं आपसे, और बीच बीच में पूछते रहते हैं कि किस क्षेत्र में कौन सा जीआई टैग जाना जाता है। तो उसमें सबसे पहली एक क्वेश्चन हमने पूछा था, असम का जीआई टैग क्या है, या असम को किस जीआई टैग के लिए जाना जाता है। तो असम के संबंध में आप लोगों को याद रखना है, असम को बोकासोल चावल का जीआई टैग मिला हुआ है। और ये बोकासोल चावल जो होता है, इसमें सबसे खास बात ये होती है, हमने बताया भी है ऑफलाइन क्लासेस में, जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको पता भी होगा। बोकासोल चावल की एक खास बात ये होती है कि इसको पकाने की जरूरत नहीं होती, यानी इसमें पानी डाल करके इसको उबालने की जरूरत नहीं होती। इसे पानी में सिर्फ डाल करके रख दिया जाए तो कुछ ही घंटों में ये खाने के लिए तैयार हो जाता है, ये बोकासोल चावल। चावल की बात आई है तो चावल से एक चावल आपको और याद रखना है, इस चावल को कहा जाता है कटरानी चावल। कटरानी चावल का जीआई टैग किस राज्य के पास है, तो कटरानी चावल का जीआई टैग है आपका बिहार के पास। नोट कर लीजिएगा, कटरानी चावल का जीआई टैग किसके पास है, बिहार के पास। बोकासोल चावल का जीआई टैग किसके पास है, असम के पास। जल्दी नोट कर लीजिएगा, फिर अगला बताएं। इसके बाद एक चावल और आप नोट कर सकते हो, जैसे आपका गोविंद भोग चावल। गोविंद भोग चावल, गोविंद भोग चावल
सिर्फ हम इम्पोर्टेंट टर्म की ही बात कर रहे हैं। गोविंद भोग चावल का जीआई टैग वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के पास है, तो नोट कर लीजिएगा जल्दी से। अब बिहार की बात कर लेते हैं, तो बिहार के पास और कौन कौन से जीआई टैग हैं। इसमें से काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया, शाही लीची का जीआई टैग किसके पास है, तो शाही लीची का जीआई टैग आपका बिहार के पास है। शाही लीची का बिहार को जीआई टैग दिया गया। बिहार के पास एक जीआई टैग और है जिसे कहा जाता है मगही पान। मगही पान का जीआई टैग किसके पास है, तो मगही पान का जीआई टैग बिहार के पास ही है। तो नोट कर लीजिएगा, मगही पान का जीआई टैग किसे मिला हुआ है, तो ये आपका इसी को यानी कि बिहार को मिला हुआ है। इसके बाद जैसे आपसे पूछा जा सकता है, एक आम है जिसे कहा जाता है जर्दालू आम। जर्दालू आम का जीआई टैग किस राज्य के पास है, तो जर्दालू आम का जीआई टैग आपका बिहार के पास। हम अक्सर आपको याद करवाते समय बोलते हैं जहां के हैं लालू वहीं का है जर्दालू। इस तरीके से याद रखेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। जहां के हैं लालू वहीं का है जर्दालू, यानी जर्दालू आम का जीआई टैग किसके पास है, तो ये बिहार के पास। आम की बात आई है तो आम से समझ लेते हैं, एक आम आपका और है जिसे नाम दिया जाता है अल्फांसो। अल्फांसो आम। हालांकि आप सब लोग जानते हैं फलों का राजा किसे कहा जाता है, तो फलों का राजा आम कहा जाता है, लेकिन अल्फांसो को किंग ऑफ ऑल मैंगोज भी कहा जाता है। इससे एक जीके का क्वेश्चन बनता है, और जीके क्वेश्चन ये बनता है, किंग ऑफ ऑल मैंगोज किसे कहा जाता है, तो किंग ऑफ ऑल मैंगो अल्फांसो को ही कहा जाता है। अल्फांसो का जीआई टैग किसके पास है, तो अल्फांसो आम का जीआई टैग महाराष्ट्र के पास है। नोट कर लीजिएगा, अल्फांसो आम का जीआई टैग महाराष्ट्र के पास है। जल्दी से नोट कर लीजिए फिर आगे बोलें। अब यहाँ पर वेस्ट बंगाल की बात आई है। वेस्ट बंगाल के पास एक जीआई टैग और है, वो है रसगुल्ले का। हमने जब अभी पढ़ा रहे थे तो वहां पर बीच में बात करी थी, और बीच में बात करते समय ये बोला था कि इस जीआई टैग को लेकर के पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के बीच काफी विवाद भी रहा। वो कारण था रसगुल्ला, यानी रसगुल्ले का जीआई टैग को लेकर के पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के बीच काफी विवाद रहा, लेकिन इसमें अंतिम रूप से वेस्ट बंगाल को इसका पहला जीआई टैग दे दिया गया था। तो पहले इसमें जीआई टैग वेस्ट बंगाल को भी था, लेकिन अब रसगुल्ले का जीआई टैग पश्चिम बंगाल के साथ साथ उड़ीसा के पास भी है। तो याद रखिएगा, उड़ीसा के पास भी जीआई टैग किसका, रसगुल्ले का। क्योंकि आपको शायद मालूम होगी इसकी स्टोरी रसगुल्ले की, कैसे पश्चिम बंगाल में ये पहली बार बना, जिसको हम लोग स्पंज यानी अपने यहाँ स्पंज बोलते हैं, या हम लोग अपनी देसी भाषा में इसको छेना भी कहते हैं। कहती है ना मम्मी छेना ले आओ, या घर में कहो छेना, तो छेना जो जिसको हम लोग बोलते हैं उसी को ये लोग बोलते हैं रसगुल्ला। और रसगुल्ले का जीआई टैग वेस्ट बंगाल के पास था, अब ये उड़ीसा के पास भी है। उड़ीसा से आपको जीआई टैग और हम बता दें, तो उड़ीसा से आप जीआई टैग में और याद रख सकते हो, एक हल्दी है जिसे कहा जाता है कंधमाल हल्दी। कंधमाल हल्दी का जीआई टैग भी उड़ीसा के पास है। तो ये सारी चीजें सीक्वेंसिंग में याद रखते जाइएगा। कंधमाल हल्दी का जीआई टैग किसके पास है, तो कंधमाल हल्दी का जीआई टैग उड़ीसा के पास ही है। हल्दी की बात आई तो हल्दी के बारे में आपको बता दें, एक हल्दी और है जो आपको याद रखनी चाहिए, और इस हल्दी का नाम है सांगली हल्दी। सांगली हल्दी। सांगली हल्दी का जो जीआई टैग है, ये सांगली हल्दी का जीआई टैग महाराष्ट्र के पास है। सांगली हल्दी का जीआई टैग महाराष्ट्र के पास है। एक हल्दी जो आपको और याद रखनी है, ये हल्दी है आपकी तीसरी। इस हल्दी को आप बोल सकते हैं इरोड हल्दी। इरोड हल्दी। इरोड हल्दी का जो जीआई टैग है, ये तमिलनाडु के पास है। तमिलनाडु के पास है इरोड हल्दी का। तो यहाँ से
उड़ीसा के पास रसगुल्ले का, कंधमाल हल्दी का, इसके बाद हल्दी और कौन कौन सी, सांगली हल्दी महाराष्ट्र, अजोड हल्दी तमिलनाडु, ये आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पर महाराष्ट्र की बात आई है तो आपको बता दें महाराष्ट्र के पास अल्फांसो आम का भी जीआई टैग है। साथ में याद रखिएगा महाराष्ट्र और कर्नाटक इन दोनों को संयुक्त रूप से एक जीआई टैग दिया गया जिसे आप कोल्हापुरी चप्पल के नाम से जानते हैं। कोल्हापुरी चप्पल का जीआई टैग किसके पास है, तो ये महाराष्ट्र और कर्नाटक को संयुक्त रूप से कोल्हापुरी चप्पल का जीआई टैग दिया गया। तो इसको आप लोग नोट करते जाइएगा जल्दी से, फिर हम आगे और बता दें आपको। जैसे आप लोग याद रखने के लिए एक याद रख सकते हैं, कड़कनाथ चिकन। कड़कनाथ चिकन का जीआई टैग मध्य प्रदेश के पास है। कड़कनाथ एक मुर्गे की प्रजाति होती है जो कि लगभग काले रंग का होता है और ये मध्य प्रदेश में काफी फेमस है। इसकी इंटरनेशनल सप्लाई भी है कड़कनाथ चिकन की, इसलिए ये जीआई टैग के लिए जाना जाता है। तो कड़कनाथ चिकन का जीआई टैग किसके पास है, मध्य प्रदेश के पास। इसके बाद जैसे कि आप याद रखने के लिए याद रख सकते हो इरोड हल्दी के बाद नोट कर लीजिएगा, फिर हम और बता दें आपको। उम्मीद है यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद दरी का जीआई टैग अगर याद रखना हो, दरी का जीआई टैग तेलंगाना के पास है। तेलंगाना का एक क्षेत्र है वारंगल, ये दरी के लिए जाना जाता है। इसका दरी का जीआई टैग तेलंगाना के पास है, तो ये भी नोट कर लीजिएगा कि इसके बाद जैसे आप याद रख सकते हो कॉफी का, यहाँ पर जैसे कर्नाटक की बात आई थी तो कर्नाटक के पास एक कॉफी का भी जीआई टैग है। ये कॉफी कौन सी है जिसका जीआई टैग कर्नाटक के पास है, तो कर्नाटक के पास एक आपकी कॉफी चलती है, काफी फेमस कॉफी है भारत की, इसे कहा जाता है अरेबिका कॉफी। अरेबिका कॉफी का जीआई टैग कर्नाटक के पास है। भारत में कॉफी की लगभग 3 प्रजातियां उपजाई जाती हैं जिसमें रोबस्टा और अरेबिका 2 कॉफियां सबसे ज्यादा होती हैं। तो अरेबिका कॉफी का जीआई टैग कर्नाटक के पास। अगर आपसे एक कॉफी रोबस्टा और है, अगर रोबस्टा के बारे में पूछ लिया जाए कि रोबस्टा कॉफी का जीआई टैग किसके पास है, तो रोबस्टा कॉफी का जीआई टैग याद रखिएगा कि रोबस्टा कॉफी का जीआई टैग ये आपका केरल के पास है। रोबस्टा कॉफी का जीआई टैग केरल के पास है, जबकि अरेबिका कॉफी का जीआई टैग आपका कर्नाटक के पास। इसी के साथ केरल के बारे में अगर बात करें तो केरल के पास एक जीआई टैग मरयूर गुड़ का भी है। मरयूर गुड़ का जीआई टैग किसके पास है, तो ये केरल के पास है मरयूर गुड़ का। केरल के पास एक जीआई टैग और है, और केरल के पास ये जीआई टैग और कौन सा है, तो केरल के पास ये जीआई टैग है नीलांबर टीक का। नीलांबर टीक, नीलांबर टीक का मतलब होता है लकड़ी। नीलांबर एक पेड़ है जो आपका केरल में पाया जाता है, और केरल में जैसे आप लोग सीनरी देखते हैं तो वहां पर हरे से पेड़ पाए जाते हैं जिनमें हरे तने भी होते हैं, वो नीलांबर टीक होता है। इसकी लकड़ी का वहां पर बहुतायत रूप में प्रयोग किया जाता है। तो नीलांबर टीक का जीआई टैग किसके पास है, केरल के पास है। तो आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिएगा। उम्मीद है यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। हमने सारे जीआई टैग एक से दूसरे में अटैच करके बताए हैं, तो सबको समझ में आ रहा होगा। ना आया हो तो बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा अगर आपको ये बेहतर लगा हो। अब आगे अगर जैसे जैसे अपडेट होते जाएंगे तो हम आपको इसके बारे में बताते जाएंगे। हालांकि अभी बहुत से जीआई टैग हैं तो वो आपको नेक्स्ट क्लासेस में मिलते जाएंगे, लेकिन इतने आपको पूरे तरीके से अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा लेने। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो या अच्छी लगी हो, इसको हालांकि आप फिर से रिपीट करके बैक करके देख सकते हो। तो जल्दी अगर आप बार बार इसे देखोगे, 2 बार 3 बार देख लोगे तो ये आपको याद हो जाएगा और हमेशा के लिए 1 नंबर या 2 नंबर का आपका फुर्सत हो जाएगी। तो अगर आप लोगों को ये क्लास बहुत बेहतर लगा हो
ना लगा हो या जो चीज ना समझ में आई हो कमेंट करिएगा। और अगर आप हिस्ट्री के लिए चाहते हो कि हम एंशियंट हिस्ट्री से स्टार्ट करें तो कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट करने के साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों तक भी पहुंचाइएगा। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।